ये वीडियो में हम देखेंगे स्प्रिंग्स के बारे में, और ख़ास करके हम कॉइल स्प्रिंग के बारे में देखेंगे, जो कि इस प्रकार रहता है। अभी अभी हम जो लोड देते हैं, या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव यहाँ पर देते हैं। मान लीजिए ये फिक्स्ड सरफेस है, ये पी फोर्स देते हैं। अभी जो डिज़ाइन है उसमें हमको सिंपल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना है। टाउ मैक्स इक्वल टू 8 PD बाई पाई डी क्यू, 8 PD बाई पाई डी क्यू। और एक फैक्टर हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, वाल्स करेक्शन फैक्टर, KW जो है वो वाल्स करेक्शन फैक्टर है, और इसकी वैल्यू है 4C-1 अपॉन 4C-4 प्लस 0.615/C। और यहाँ पर जो C है वो है कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। अब मैं आपको एक एक टर्म समझाता हूँ इसमें क्या है। तो सबसे पहला टर्म जो है वो KW है, वो वॉइस करेक्शन फैक्टर मैंने बता दिया। यहाँ पर जो C है उसको बोलते हैं स्प्रिंग इंडेक्स, और जो कैपिटल D है वो कोयल का मीन डायामीटर है, ये कैपिटल D है, और इसको बोलते हैं कोयल डायामीटर, या फिर मीन डायामीटर भी बोल दीजिए। जो स्मॉल d है वो वायर डायामीटर, ये जो वायर है उसका डाया है, वायर डाया। तो ये स्प्रिंग इंडेक्स कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d हो गया। जो P है वो एक्सटर्नल लोड है, यहाँ पर जो हम P दे रहे हैं वो एक्सटर्नल लोड है। तो D हो गया, स्मॉल d हो गया, 8 तो कांस्टेंट है, और KW हो गया। तो ये होता है शेयर स्ट्रेस का, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला। और अगर हम इतना लोड और डायमेंशंस रखते हैं तो इतना टाउ मैक्सिमम आएगा। अभी जो टाउ मैक्सिमम हमको कैलकुलेट हुआ उसको हम कैलकुलेट कर देंगे SYS डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, या फिर टेंसाइल स्ट्रेस दिया है येल्ड लिमिट में, तो वो डिवाइड बाई 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये ट्रेस्का थियरी से ये आ जाएगा, और 1 मैसेज रहेगा तो 2 की जगह पर √3 आएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे स्प्रिंग के डायमेंशंस। अगर टाउ SYS और SYT दिया है तो हम टाउ मैक्स कैलकुलेट करके उसे डायमेंशन लोड के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला आता है कि ये फर्स्ट क्राइटेरिया था वो तो शियर स्ट्रेस का हो गया, और स्प्रिंग में एक लिमिट भी होती है कि एक्चुअली कितना वो अलाउड है, एक्चुअल डिफ्लेक्शन, कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको डिफाइन करते हैं डेल्टा से। तो उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। उसमें भी 8 PD क्यूब n डिवाइडेड बाई GD⁴। तो यहाँ पर ये टर्म्स हमको पता है क्या क्या है। यहाँ पर P लोड है, D है वो मीन कोयल डायमीटर है, N है वो नंबर ऑफ कोयल के टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो जैसे कि यहाँ से अगर स्प्रिंग चालू हो रहा है तो ये यहाँ तक आने पे 1 टर्न हुआ, ये दूसरा टर्न हुआ, ये तीसरा टर्न हुआ, ऐसे करके ये यहाँ तक। तो ये कितने टर्न हुए, 1 2 3, एंड ये यहाँ से चालू हुआ था 1 2 3 एंड 3.5, तो 3.5 टर्न्स हो गए एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स है। जी है वो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, मटेरियल जो है उसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी। और जो स्मॉल डी है वो वायर का डायमीटर है। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्प्रिंग में करेक्शन फैक्टर जो है KW, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम इसमें जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आता है स्प्रिंग में उसको निगलेक्ट करते हैं। जैसे जो स्प्रिंग है उसमें जब हम लोड लगाते हैं, यहाँ पर अगर दोनों साइड में हम P लोड लगाते हैं तो ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है यहाँ पर अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाए, ये वायर का, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, तो इसके अंदर एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी लगता है P लोड, और एक मोमेंट, एक टॉर्क भी लगता है। तो ये P टॉर्क इंटू D/2 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि D/2 पे हम शिफ्ट कर रहे हैं लोड को, ये P लोड को, और एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी लगता है P। तो ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि
क्योंकि जो शियर स्ट्रेस ड्यू टू लोड लग रहा है वो बहुत ही कम है शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्क। इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं और उसी को कंसिडर करने के लिए हम वॉल करेक्शन फैक्टर लगाते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो टाउ पी का वैल्यू है वो तो हमको पता है पी डिवाइडेड बाई पाई बाई 4d² हो जाएगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। और अगर हम टाउ टी कैलकुलेट करते हैं टॉर्क की वजह से तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम 16t/πd³। और यहाँ पे जो टॉर्क हमको पता है p इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 है, तो फाइनली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 8pd डिवाइडेड बाई πd³। तो इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, इस वजह से हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद वाल्व करेक्शन फैक्टर लगाते हैं जिस जो ये टेक केयर कर लेता है। साथ में ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर उसका एक कर्वेचर भी है जो कि हम कैलकुलेशन में नेग्लिजिबल मान रहे हैं, लेकिन वो वाल्व करेक्शन फैक्टर की वजह से करेक्ट हो जाता है। और एक चीज़ अगर हम देखें तो ये जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है वो स्प्रिंग का जो वायर का डायामीटर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा चारों तरफ। तो ये दोनों केस में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है वो पी तो डाउनवर्ड लगेगा और सभी जगह पर जो लोड है वो अपवर्ड लगेगा सभी पॉइंट्स पर। तो ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हमेशा ऊपर देगा, अपवर्ड देगा, तो सारे क्रॉस सेक्शन पे अपवर्ड लगेगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। और जो टॉर्क की वजह से है वो टॉर्क ये डायरेक्शन में है, तो सेंटर पॉइंट से अगर हम सभी तरफ लाइन खींचते हैं तो इसके परपेंडिकुलरली और ऑपोजिट टू टॉर्क डायरेक्शन में ये शियर स्ट्रेस लगेगा जो टॉर्क की वजह से हो, सभी पॉइंट्स पर ऐसे लगेगा। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे स्प्रिंग का स्टिफनेस। स्प्रिंग स्टिफनेस जो के है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये फॉर्मूला डेल्टा का। डेल्टा हमको पता है 8pd³ डिवाइडेड बाई g d⁻⁴ है। तो यहाँ पर ये पता है हमको p डिवाइडेड बाई डेल्टा होता है स्प्रिंग स्टिफनेस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा g, यहाँ पर ये डेल्टा है, यहाँ पर ये p है, तो p डिवाइडेड बाई डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला टर्म उस तरफ चला जाएगा g d⁻⁴/8d³n। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग स्टिफनेस। उसके बाद कॉम्प्लायंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हो जाता है स्प्रिंग स्टिफनेस का उल्टा कॉम्प्लायंस। अगर क्वेश्चन में कॉम्प्लायंस दिया है तो वो हो जाएगा कॉम्प्लायंस हो जाएगा 1/k। उसके बाद जो स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी होता है, स्ट्रेन एनर्जी वो हमको पता है कितना होता है, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू के इंटू डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पर पी लोड है, डेल्टा डिफ्लेक्शन है, के स्प्रिंग स्टिफनेस है और डेल्टा डिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों फार्मूला से हम स्प्रिंग का स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना स्टोर्ड है। अभी दो केस देखेंगे, एक होता है स्प्रिंग सीरीज में। अभी स्प्रिंग सीरीज में उसका मतलब कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है और साथ में दूसरा स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर ये अगर फिक्स्ड है तो हम यहाँ पे लोड दे रहे हैं पी, और जो लोड है और फिक्स्ड सपोर्ट है उसके बीच में दोनों स्प्रिंग सीरीज में रहेंगे ताकि दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरे में ऐड हो जाएगी और ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमारा जो के इक्विवेलेंट आएगा, अगर इसका k1 है और इसका k2 है तो वो हो जाएगा k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, या फिर इसको आप 1/k इक्विवेलेंट लिखेंगे तो 1/k1 प्लस 1/k2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी, सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा रही है क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए, ये पॉइंट पे ये स्प्रिंग भी इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है और ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है और दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो जा रही है, इसलिए इसकी स्टिफनेस ओवरऑल कम हो जाएगी। और अगर स्प्रिंग अगर पैरेलल में है तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमारा फिक्स सपोर्ट है तो एक स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, और हम जो लोड दे रहे हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये पी लोड दे रहे हैं, इसका अगर k1 है इसका k2 है। अभी दोनों पी लोड हम दे रहे हैं ना, तो दोनों में ही दोनों k1 और k2 दोनों मिलके सिस्टम की रिजिडिटी बढ़ा दे रहा है, क्योंकि ये भी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी है
और ये फ्लेक्सिबिलिटी दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे जो हम लोड देंगे उसको ये रजिस्ट करने की ट्राई करेगा, और यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उसको ये भी रजिस्ट करने को ट्राई करेगा। और इसका अगर हम के इक्विवेलेंट निकालते हो तो सिंपली वो ऐड हो जाएगा K1 प्लस K2। और नेक्स्ट अगर हम स्पेशल केस देखें, उसमें अगर हम एक स्प्रिंग लेते हैं जिसका लेंथ L है और स्प्रिंग स्टिफनेस K है, अब इस स्प्रिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट में उसको ब्रेक कर देंगे बीच से, तो इसका मान लीजिए K1 हो गया, इसका K2 होगा, और ये दोनों मिलके ये बड़ा वाला स्प्रिंग मिलता है, इसका लेंथ L1 हो गया, इसका लेंथ L2 हो गया। तो जो हम लेंथ के हिसाब से इसका स्टिफनेस कैसा होना चाहिए, जैसे ये स्प्रिंग 6 मीटर का था और अगर हम 3 मीटर में कर देते तो दोनों का स्टिफनेस तो सेम होगा लेंथ के हिसाब से, और जो स्टिफनेस है वो जो 6 मीटर में स्टिफनेस थी उससे बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि अगर दोनों स्प्रिंग सीरीज में रखेंगे तो स्टिफनेस जो है सिस्टम का वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 मीटर को अगर हम सीरीज में रखेंगे तब जाके 6 मीटर का बनेगा, और 6 मीटर का फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगा। 3 मीटर का फ्लेक्सिबिलिटी 6 मीटर का फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, स्टिफनेस कम रहेगा। वैसे ही 3 मीटर जो है दोनों अलग इंडिविजुअली उनका रिजिडिटी बढ़ जाएगा, मीन्स स्टिफनेस बढ़ जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा। जैसे ये L मीटर है उसको हम L1 और L2 में डिवाइड करते थे, तो जो K1 रहेगा वो हो जाएगा L डिवाइडेड बाई L1 इंटू ओरिजिनल स्टिफनेस, और K2 हो जाएगा L डिवाइडेड बाई L2 इंटू K। तो यहाँ पर आप देखिए जितना ज़्यादा L1 होगा उतना कम स्टिफ होगा, मीन्स हम जितना छोटा छोटा ब्रेक करेंगे ना, L1 जितना कम रहेगा उतना स्टिफनेस ज़्यादा रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना लेंथ छोटा रहेगा उतना फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगा। अब ये एक रिलेशन तो हमको पता है L1 प्लस L2 हो जाएगा टोटल लेंथ, तो इस हिसाब से हम दोनों स्प्रिंग का अगर डिवाइड करते तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल ये सीरीज़ वाला ही कंसेप्ट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला स्प्रिंग के, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ जाता है गेट में, एकदम सिंपल सा ये रिलेशन से भी आ जाता है कि बताइए कि K इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n है या फिर K इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d³ है। तो इसमें यही बता देते हैं कि अगर डायमीटर 3 टाइम्स करते हैं 2 टाइम्स करते हैं तो स्टिफनेस कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, या फिर डिफ्लेक्शन से या टाउ मैक्स से सिंपल फार्मूला से वो आ जाता है। तो आपको डेरिवेशन में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये फार्मूला जो है बेसिक्स, एक ये डेल्टा का फार्मूला हो गया, एक टाउ मैक्स का फार्मूला हो गया, ये दो फार्मूले हो गए, और उसके बाद स्टिफनेस तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हो। मीन्स कि ये दो फार्मूला ही जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक तो डेल्टा का फार्मूला हो गया, एक टाउ मैक्स का फार्मूला हो गया। तो ये दोनों से आप 1 और 2 मार्क्स के सिंपल गेन कर सकते हो गेट एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।